नमस्ते। आज के इस ताज़ा विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम अक्सर अखबारों में दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर होने वाली कोई राजनीतिक घटना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर कैसे असर डालती है? आज हम 23 मई 2026 के कुछ बेहद अहम घटनाक्रमों को डिकोड करेंगे। अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर दुनिया के नक्शे पर होने वाले बड़े बदलावों तक हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, अर्थव्यवस्था का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर। दूसरा, हमारी तकनीकी छलांग और भविष्य की तैयारी। तीसरा है वैश्विक रणनीति और सुरक्षा। और अंत में हम देखेंगे कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विवाद और उनका आगे का दृष्टिकोण। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अर्थव्यवस्था का रोजमर्रा पर असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की हलचल हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? आइए इसे समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना सुनने में तो ये ग्लोबल न्यूज़ लगती है, लेकिन इसका असर सीधा हमारी जेब पर होता है। कैसे? बहुत ही सीधा सा गणित है। जब बाहर से आने वाला कच्चा तेल महंगा होता है, तो देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम अपने आप ऊपर चले जाते हैं। और जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है, तो ट्रकों और मालगाड़ियों का किराया बढ़ जाता है। नतीजा, परिवहन लागत बढ़ने से सब्जियों से लेकर कारखानों में बनने वाले हर सामान की कीमत बढ़ जाती है। कुल मिलाकर हमारा घरेलू बजट बिगड़ता है और महंगाई तेजी से बढ़ती है। अब यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा नंबर 3 बहुत ही खास है। ये याद रखने वाली बात है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। मतलब हमें अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही खरीदना पड़ता है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर तेल या ऊर्जा का कोई संकट आता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका झटका सबसे पहले और सबसे तेज महसूस होता है। लेकिन देखिए, सब कुछ बाहरी दबावों पर ही निर्भर नहीं है। घरेलू मोर्चे पर हमारे पास जश्न मनाने के लिए भी बहुत कुछ है। जरा 2016 को याद कीजिए, जब एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया था। और आज देखिए हम कहाँ खड़े हैं। वर्तमान में ये दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स में से एक है। ये सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है, बल्कि वित्तीय समावेशन, यानी हर किसी को बैंकिंग से जोड़ने का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसे आज पूरी दुनिया हैरानी से देख रही है। अच्छा, अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में हमारे रिजर्व बैंक की भूमिका भी कम नहीं है। हाल ही में एक शब्द बहुत चर्चा में है, सरप्लस ट्रांसफर। बिना किसी भारी भरकम आर्थिक जार्गन के इसे एकदम सरल भाषा में समझें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर अभी संजय मल्होत्रा जी हैं, वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक रिकॉर्ड डिविडेंड के रूप में केंद्र सरकार को देने वाला है। आप इसे सरकार के लिए एक तरह का बोनस चेक मान सकते हैं। ये पैसा देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और सरकारी घाटे को कंट्रोल में रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये नोट्स उसी आर्थिक और तकनीकी प्रगति की पुष्टि करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अर्थव्यवस्था के इन बुनियादी पहलुओं को समझने के बाद अब रुख करते हैं उस तकनीक की तरफ जो हमारे आने वाले कल की नींव रख रही है। भाग 2, तकनीकी छलांग और भविष्य। कोई भी देश ग्लोबल लीडर तभी बन सकता है जब वो नई तकनीक को तेजी से अपनाए। और तकनीक के मामले में भारत का अगला लक्ष्य वाकई में बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी है। लक्ष्य है 2030 तक 6G तकनीक में ग्लोबल लीडरशिप हासिल करना। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ तेज इंटरनेट स्पीड के बारे में नहीं है। 6G आने वाले समय की डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरे ऑटोमेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी साबित होने वाला है। इस क्षेत्र में सबसे आगे रहने का सीधा सा मतलब है भविष्य के आर्थिक विकास को अपनी मुट्ठी में करना। इस बड़ी छलांग के लिए हमें दोस्तों की भी जरूरत है। यहाँ 5 का आंकड़ा उन 5 नॉर्डिक देशों को दर्शाता है: डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इन देशों के साथ हमारा सहयोग लगातार और मजबूत हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ 6G रिसर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन जैसे वो सभी मुद्दे शामिल हैं जो भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, वैश्विक रणनीति और सुरक्षा। अब हम थोड़ा बड़ा नजरिया अपनाएंगे और देखेंगे कि ग्लोबल ट्रेड और कूटनीति हमारे देश के अंदरूनी हालात को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर आज के ग्लोबल हालात की बात करें तो तस्वीर मिली जुली है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने एक तरफ तो वैश्विक आर्थिक सुधार की अच्छी खासी उम्मीद जताई है, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। ये रिकवरी बहुत ही नाजुक स्थिति में है। देशों के बीच चल रहे भू राजनीतिक तनाव, व्यापारिक विवाद और ऊर्जा सुरक्षा के जो जोखिम सामने मंडरा रहे हैं, वो इस आर्थिक सुधार पर कभी भी ब्रेक लगा सकते हैं। और इन्हीं बड़े ग्लोबल जोखिमों को संभालने के लिए देश आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आ रहे हैं। उनका मुख्य फोकस क्या है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री सहयोग को बढ़ाना और सबसे अहम, दुनिया भर की सप्लाई चेन को सुरक्षित और लचीला बनाना। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और नई तकनीकों पर भी गंभीर चर्चा होने वाली है। ये स्रोत दस्तावेज हमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों और व्यापारिक मार्गों की अहमियत याद दिलाते हैं। और व्यापारिक मार्गों की बात हो रही है तो एक बहुत ही दिलचस्प और उभरता हुआ क्षेत्र है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्कटिक महासागर की। भले ही यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, लेकिन आज इसका सामरिक महत्व तेजी से बढ़ रहा है। भारत यहाँ जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही नए समुद्री व्यापार के मौकों की भी तलाश कर रहा है। दरअसल जैसे जैसे वहाँ बर्फ पिघल रही है, व्यापार के नए और छोटे रास्ते खोल रहे हैं जो भविष्य में ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, अंतर्राष्ट्रीय विवाद और दृष्टिकोण। कूटनीति की दुनिया में सब कुछ हमेशा शांत नहीं रहता। तनाव और विवाद इसका एक बड़ा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सबसे पावरफुल मंच है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC। आज भी इसके केवल 5 ही स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज की दुनिया वैसी ही है जैसी दशकों पहले थी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए भारत, ब्रिक्स और बाकी मंचों के साथ मिलकर लगातार ये आवाज उठा रहा है कि अब समय आ गया है कि UNSC में सुधार हो। विकासशील देशों को भी वो कुर्सी और वो आवाज मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में पुरानी संधियां भी अक्सर एक नया रूप ले लेती हैं। उदाहरण के लिए 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि। अब ताज़ा अपडेट यह है कि साल 2026 में भारत ने सिंधु जल प्रणाली से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय फैसले पर अपनी आधिकारिक आपत्ति दर्ज कर दी है। ये कदम दिखाता है कि पानी के बंटवारे और कूटनीतिक समझौतों को लेकर इन दोनों देशों के बीच का समीकरण कितना संवेदनशील और जटिल है। तो इन सभी पहलुओं को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। एक तरफ भारत 2030 तक 6G तकनीक में ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ UNSC जैसे सबसे बड़े मंचों पर अपनी स्थायी जगह के लिए कूटनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। क्या ये दोनों कोशिशें 2030 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी? यह एक ऐसा बदलाव है जिसे हम अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखेंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी से लैस रहें और दुनिया के बदलते रुख को समझते रहें।